लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। आज इसे कंप्लीट करेंगे पहले। एक और मेथड हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर, जिसका नाम है स्टार्ट्स विद। अब स्टार्ट विद मेथड क्या करता है वो देखते हैं। अब मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने कोई मोबाइल नंबर स्टोर किया है और कंट्री कोड के साथ मान लो मोबाइल नंबर है +91 और समथिंग समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है। अब मुझे ये पता करना है कि ये मोबाइल नंबर इंडिया से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो अब अगर ये मोबाइल नंबर स्ट्रिंग में रखा गया है और ये इंडिया से बिलोंग करता है तो इसकी पहचान कैसे हो सकती है? यानी कि स्टार्ट ये होना चाहिए +91 से होना चाहिए। अगर ये स्टार्ट +91 से हो रहा है तो ये इंडिया का नंबर है, अदरवाइज अदर कंट्री का नंबर है। तब कैसे करें इस काम को? इफ एस डॉट स्टार्ट विद, तो स्ट्रिंग के ऊपर स्टार्ट्स विद मेथड कॉल करेंगे और स्टार्ट्स विद मेथड में हम यहाँ पर वो सब स्ट्रिंग पास करेंगे जिससे आप मैच करना चाहते हैं कि शुरू में इस एस स्ट्रिंग में यही होना चाहिए। तो यहाँ पर वो सब स्ट्रिंग पास करेंगे +9 पर। अब ये मेथड क्या करता है, हमें ट्रू या फॉल्स वापस करता है। अगर इस स्ट्रिंग में शुरू के करेक्टर्स यही हैं तो ये हमें ट्रू देगा, और इफ ट्रू होने पर जो लॉजिक आप चलाना चाहते हैं वो आप चला सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया वैलिड, एल्स इनवैलिड। अब सोचो, अगर मुझे ये पता है कि मैं पाइथन में यूजर से इनपुट भी ले सकता हूँ, तो पहले से मैं नंबर, मोबाइल नंबर ना देकर मैं यूजर से इनपुट करा सकता हूँ। एंटर मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड। मैं लिख दिया +94 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनवैलिड। मैं लिखा +91, आगे कुछ भी लिख दिया। तो इस तरह से कई बार किसी भी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में हम कुछ मैच करना चाहते हैं, अगर स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में यही सब स्ट्रिंग हो तो फिर हम आगे का एक्शन लेना चाहेंगे, अदरवाइज कोई दूसरा एक्शन लेना चाहेंगे। तो इस तरह से स्टार्ट्स विद मेथड हमारे लिए काम करता है। तो इट रिटर्न्स बूलियन वैल्यू। अब ये बूलियन में ट्रू इफ सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्टार्ट विद सब स्ट्रिंग एल्स फॉल्स। मोहन है क्लास में कोई? मोहन।
सेम मैनर में एंड्स विद है। अगर हम किसी भी स्ट्रिंग में एक सब स्ट्रिंग को लास्ट में मैच कराना चाहते हैं तो एंड्स विद का यूज करके इस काम को हम कर सकते हैं। तो एंड्स विद में हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, रियल लाइफ में ढेरों एग्जांपल है जो आप एंड्स विद पर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यूजर से कहा, यूजर कोई जेपीजी इमेज का नाम एंटर करो। अब उसने पीएनजी इमेज एंटर कर दी, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि उसने जेपीजी एंटर करी है। तो आप कोई भी इमेज का नाम कैसे पता करें कि वो जेपीजी एक्सटेंशन की कि पीएनजी एक्सटेंशन की है? लास्ट में डॉट जेपीजी या डॉट पीएनजी लगा होगा। तो इस तरह से अगर हम कहीं पर किसी पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट पे ही कोड आगे बढ़ाना चाहते हैं, जब तक वो फाइल उसी फॉर्मेट की ना हो, आगे हम कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते, तो फाइल का फॉर्मेट चेक करने के लिए हम फाइल का एंड्स विद चेक कर लेते हैं कि भाई इसके लास्ट में क्या है। अगर वही है जो हम चाहते हैं तो आगे एक्शन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। या अक्सर बैंक में आपने देखा होगा कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन की डिटेल लेने जाते हैं तो वो आपसे लास्ट के 4 डिजिट पूछता है। आप कहीं भी अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करते हैं तो अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट पूछता है, यानी कि कई बार बैंकिंग सिस्टम में, चाहे आधार हो, चाहे ओटीपी हो, चाहे ट्रांजैक्शन आईडी हो, चाहे कार्ड का नंबर हो, लास्ट के 4 डिजिट पर कई बार मैचिंग करके एक्शन लिए जाते हैं। तो इस तरह के काम को करने के लिए हम एंड्स विद का यूज कर सकते हैं। किसी पर्सन का नेम, सरनेम पता करना है कि भाई इस पर्सन का सरनेम यही है कि नहीं। अगर यही है तो ठीक है, एंड्स विद से पता कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के कई रिक्वायरमेंट हैं जहां पर एंड्स विद हम यूज कर सकते हैं। देखते हैं एक कोड बना। ठीक है, तो एंटर इमेज नेम एस डॉट एंड्स विद डॉट जेपीजी, वैलिड अदरवाइज इनवैलिड। एबीसी डॉट पीएनजी, इनवैलिड। पीक्यूआर डॉट जेपीजी। तो इस तरह से एंड्स विद का यूज किसी स्ट्रिंग के लास्ट में कुछ मैच करने के लिए हम कर सकते हैं। पीएनजी लेना हमारा कॉमन नहीं, और लगाना पड़ेगा ना। आप चाहते हो जेपीजी या पीएनजी दोनों आए तो और फिर ऐसे करके मेहनत करनी पड़ेगी। डॉट पीएनजी, तो अब यूजर से जो फाइल का नेम आएगा, अगर वो जेपीजी या पीएनजी है तो एक्सेप्ट होगा, और अगर कोई और है तो नहीं होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे कर दिया ए डॉट पीएनजी वैलिड, बी डॉट MP3 इनवैलिड, सी डॉट जेपीजी वैलिड। तो इस तरह से जितनी भी फाइल फॉर्मेट आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और लगा लगा के आपको ऐसे करके लिखना होगा। ठीक है। वाला एग्जांपल लिया था, फोन नंबर का, आपने प्लस साइन करके लिखा, बट अगर कोई इनपुट दे रहा है और जैसे 10 डिजिट का नंबर है, और उसके ज्यादा तो लेंथ चेक कर ले साथ में। जैसे अगर हमने अभी यहाँ पे ये लगाया है, जिससे पहले वाले प्रोग्राम में पहले तो स्टार्ट में चेक कर लेते हैं और फिर हम चेक कर सकते हैं लेंथ के लिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 10, या जो भी आपको रखनी है तो ऐसे चल जाएगा।
अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है कि भाई अगर हम किसी भी स्ट्रिंग में कुछ भी मैच कर रहे हैं, तो कहीं भी हो, बीच में, शुरू में, लास्ट में, बस मैच हो जाए पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी हो, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं, इन ऑपरेटर, या मेंबरशिप ऑपरेटर भी इसे कहते हैं। इसको मैंने शायद पहले भी कराया था। ठीक है, कैसे काम करता है उसको देखिए। आप मान लीजिए यूजर से मैं कोई भी एक टेक्स्ट इनपुट ले रहा हूं, और अगर उस टेक्स्ट में मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वर्ड कहीं भी आता है, शुरू में, लास्ट में, बीच में, अगर आता है तो हम उसको सही मानेंगे, नहीं आता है तो उसको सही नहीं मानेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, वेलकम टू पाइथन। अब मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ क्या टू आता है, तो लिखेंगे इफ टू इन एस। तो जो इन है वो एक मेथड नहीं है, एक ऑपरेटर है। जिस सब स्ट्रिंग को आप मैच कराना चाहते हैं वो इन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जिस में मैच कराना चाहते हैं वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो इन ऑपरेटर ट्रू देगा अगर ये एक मेंबर इस स्ट्रिंग के अंदर है, कहीं भी, बीच में, शुरू में, लास्ट में, कहीं भी हो सकता है। तो अभी इसका आंसर वैलिड आएगा। और अगर मान लो यहां पर मैं ऐसे कर दूं, पाई, पाई इसमें है या नहीं है? पाइथन में पाई आ रहा है। तो इस तरह से कहीं पर भी सर्च करना है तो आप मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम पहली बार स्ट्रिंग के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये थ्रू आउट योर कैरियर यूज होगा। सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर पहली बार इसे हम पढ़ने जा रहे हैं, और जब तक आप पाइथन की दुनिया में रहेंगे तब तक आप इसके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग का टॉपिक नहीं है, ये एक जनरल टॉपिक है जिसको पहली बार हम स्ट्रिंग के साथ पढ़ रहे हैं। कल को हम लिस्ट के साथ ही पढ़ेंगे, परसों हम टपल के साथ ही पढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो एरे के साथ ही पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के साथ ही पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीजों के साथ इसको पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले समझना होगा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर करता क्या है। तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को समझने के लिए पहले हमें यह जानना पड़ेगा
कि जब भी कोई स्ट्रिंग पाइथन में स्टोर होती है, लेट अस सपोज मैंने लिखा एस इज इक्वल टू, सिंपल सा लिख दिया मैंने यहाँ पर पाइथन, ठीक है। अब बिहाइंड द सीन जब स्ट्रिंग को स्टोर किया जाता है तो उसके हर करेक्टर को अलग अलग ब्लॉक पे रखा जाता है। दैट मीन्स अगर हम आउटर लेवल पर स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट देखें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाइथन स्ट्रिंग है और ये एस वेरिएबल और इससे रेफर हो रही है, ये एक आउटर पिक्चर हो गई। बिहाइंड द सीन क्या होता है, हमारी स्ट्रिंग के जितने भी करेक्टर हैं ये अलग अलग मेमोरी ब्लॉक पर होते हैं और वो सारे मेमोरी ब्लॉक एक दूसरे से एडजेसेंट होते हैं। दैट मीन्स इसका अगर मैं मेमोरी बनाऊं तो इस तरह से बना सकता हूं। यहाँ पर पी स्टोर होगा, ये मेमोरी में अलग एक ब्लॉक हो गया जहां पर पी आता है। उसके जस्ट बाजू में एक और ब्लॉक बनेगा बाई के लिए, फिर टी के लिए, फिर एच, फिर ओ और फिर एन, ठीक है। तो अब इंटरनली स्ट्रिंग के हर करेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए रोल नंबर होता है, बैंक में अकाउंट नंबर होता है, इसी तरह से मेमोरी में जब कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट होती है तो उसके इंडिविजुअल करेक्टर की पहचान करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जिसका नाम है इंडेक्स। इंडेक्स इंडेक्स एक इंटीजर वैल्यू होती है जो हर स्ट्रिंग के करेक्टर को असाइन कर दी जाती है सो डैट स्ट्रिंग के इंडिविजुअल करेक्टर पे काम किया जा सके। अब ये जो इंडेक्स होते हैं ये स्ट्रिंग के अंदर दो तरह के होते हैं। पहला इंडेक्स होता है जो फर्स्ट करेक्टर से स्टार्ट होगा विद वैल्यू 0 और एक एक इंक्रीमेंट के साथ लास्ट करेक्टर तक जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये जो इंडेक्स होते हैं स्ट्रिंग के हर करेक्टर के, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट है। आपको इसको पता होना चाहिए कि ये इंटीजर होगा। आप बोलो सर 0 और 1 के बीच में 0.5 आता है, 0.5 पे कौन सा करेक्टर है, एरर। कभी भी इंडेक्स फ्लोट टाइप का नहीं होगा, इंटीजर ही होगा। आप बोलो सर 0 के बाद 1 क्यों आया, 0 के बाद 3 भी आ सकता था। स्टैंडर्ड है कि जो इंडेक्स होते हैं एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ये तो पहली बात हो गई, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो ये ब्लॉक ए की 52 बिल्डिंग है, बाजू वाली बिल्डिंग का एड्रेस कॉमन सेंस कहता है 53 होगा। अब आप बोलो 53 क्यों है, 55 क्यों नहीं है, 52.3 क्यों नहीं है, तो स्टैंडर्ड है, हर जगह चल रहा है, तो पाइथन ने भी माना है उसको। ठीक है, जब भी इस तरह के आइडेंटिफायर होते हैं वो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सेम रोल नंबर, किसी का रोल नंबर 101 तो अगले का 102 ही होगा। अब आप बोलो 102 क्यों होगा, 101.5 क्यों नहीं है, या 106 क्यों नहीं है, फिर तो इन बातों का कोई सेंस नहीं बचता। ठीक है, उसी तरह से स्ट्रिंग के अंदर जो करेक्टर है उनका इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, फिर आपका एक एक करके आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक और इंडेक्स होता है, उससे भी चाहें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रिंग के करेक्टर को, जो शुरू होता है लास्ट करेक्टर से -1 के साथ, और फिर एक एक माइनस करता हुआ पहले करेक्टर तक आएगा, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो इस तरह से स्ट्रिंग जब भी आप पाइथन में यूज करते हैं, पहली क्लास से जब आपने हेलो प्रिंट कराया होगा और जब तक स्ट्रिंग पे रहोगे, बिहाइंड द सीन हर स्ट्रिंग का जो मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं और हर मेमोरी ब्लॉक के लिए या हर करेक्टर के लिए एक इंडेक्स असाइन कर दिया जाता है। 0 से स्टार्ट होता है हमारा इंडेक्स, लेफ्ट टू राइट जिसको आप कह सकते हैं, और राइट टू लेफ्ट ये होता है। अब यानी कि इसको आप अगर अपने लिए नाम देना चाहें, ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है, तो लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग हो गई और एक राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ की इंडेक्सिंग हो गई। इसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी कहते हैं और इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कहते हैं।
जब कोई भी आपसे ना कहे कि कौन सी वाली इंडेक्सिंग बताओ, और बस ये कहे इंडेक्स बताओ, बाई का इंडेक्स क्या है, तो अब बाई का इंडेक्स तो 1 भी है और -5 भी है, तो आपको डिफॉल्ट यही वाला मान के आंसर देना है। तो कोई आपसे बोले बाई का नेगेटिव इंडेक्स क्या है, तो -5। बाई का इंडेक्स क्या है, 1। बाई डिफॉल्ट इंडेक्स वर्ड का मतलब डिफॉल्ट इंडेक्स आपका पॉजिटिव वाला ही मानना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही सपोर्ट करती हैं। C++, .NET, जावा, PHP जितनी भी हैं सब में यही होता है। ये पाइथन ने ही एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रखा है। इसका फायदा क्या है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा इसका फायदा पाइथन प्रोग्रामर कैसे लेते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर करेक्टर को एक्सेस करना है। लेट अस सपोज बाई को ही एक्सेस करना है, तो स्ट्रिंग से किसी पर्टिकुलर करेक्टर को एक्सेस करना है, या रेंज ऑफ करेक्टर, मतलब आपने कहा मुझे वाई चाहिए, किसी ने कहा नहीं मुझे वाई से लेके एस तक चाहिए, तो ये हो गया सिंगल करेक्टर, ये हो गया रेंज ऑफ करेक्टर। रेंज ऑफ करेक्टर, तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर कह रहा है मेरा रोल इस काम के लिए आता है। मेरा काम है किसी भी स्ट्रिंग से सिंगल करेक्टर को लेकर आना या रेंज ऑफ करेक्टर्स को लेकर आना, है ना। तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर से इस काम को किया जाता है। अब सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर देखने में कैसा होता है, जैसे प्लस ऑपरेटर देखने में ये होता है, ग्रेटर देन ऑपरेटर देखने में ये होता है ना। इस तरह से सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर देखने में स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर के साथ आप प्रीफिक्स में, स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर के प्रीफिक्स में वो स्ट्रिंग जिस पर आप पर्टिकुलर करेक्टर के लिए जाना चाहते हैं एस, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यानी सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर क्या लिखेंगे, इंडेक्स। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो इसका मतलब है एस स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स का करेक्टर मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे डॉट नहीं लगाना है, कोई डॉट नहीं है ये, है ना, प्रीफिक्स में लगाना है। तो जब मैं वर्ड यूज करूं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जिस चीज का प्रीफिक्स लगाने की बात करी जा रही है वो चीज होनी चाहिए, और उसके जस्ट बिफोर जो आता है उसको प्रीफिक्स कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में कोई डॉट कोई स्पेस कुछ नहीं होता है ना, तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो अब अगर मैं इससे जो रिजल्ट आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, डायरेक्ट प्रिंट करना चाहूँ तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैंने जो भी रिजल्ट आया माना एक वेरिएबल बना दिया कोई CH नाम से, CH का साउंड करेक्टर का इस तरह से। अब अगर मैं एस की जगह CH को प्रिंट कराऊं तो ये एस स्ट्रिंग के फर्स्ट करेक्टर को अपने अंदर स्टोर करके बैठा हुआ है, डेट मीन्स बाई। मुझे आउटपुट में से बाई मिलेगा। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट पाइथन में, पाइथन में डेटा टाइप की लिस्ट जब हम देखते हैं तो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। करेक्टर नाम से कोई डेटा टाइप नहीं होता। जैसे इसके अंदर अगर हम देखें तो सिंगल करेक्टर आकर स्टोर हो गया होगा। तो अब अगर मैं पाइथन से पूछूं कि भाई वो स्ट्रिंग के अंदर जो सिंगल करेक्टर है उसका भी तो अपना कोई डेटा टाइप होगा, क्योंकि अब वो अलग वेरिएबल में आ गया है हमारा, तो उसका डेटा टाइप क्या है, आंसर आएगा स्ट्रिंग। तो पाइथन में सिंगल करेक्टर का डेटा टाइप भी क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। यानी कि स्ट्रिंग के अंदर हर करेक्टर जब अलग अलग यूज होते हैं तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की तरह ही आप इतना यूज करते हैं स्ट्रिंग। इसका मतलब इसके ऊपर मैं वो सारे मेथड जो अब तक पढ़ा चुका हूँ, लोअर अपर, वो सारे कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हमारा हो गया है। अब इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि मैं फर्स्ट इंडेक्स की जगह वाई को लाने के लिए एक और इंडेक्स यूज कर सकता हूं, कौन सा, -5, तो सेम आंसर आएगा, हमने कहा सेम आंसर आएगा। अब इस बार मुझे सारी बातें पता चल गई कि भाई स्ट्रिंग के पर्टिकुलर इंडेक्स पर जाकर एक करेक्टर निकाला जा सकता है। अब मैं उस करेक्टर को किसी वेरिएबल में स्टोर करके उसको प्रिंट ना कराकर डायरेक्ट प्रिंट के अंदर इस काम को करके दिखा देता हूं। तो इस एस स्ट्रिंग के -5 इंडेक्स पे जो करेक्टर होगा वो आपको मिल जाएगा, सेम करेक्टर आ रहा है। तो इस तरह से
सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर का काम होता है किसी भी स्ट्रिंग से सिंगल करेक्टर या रेंज ऑफ करेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, सिंटेक्स क्या है ये मैंने समझाया, तो थोड़ा सा लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सब स्ट्रिंग मिली, इस सब स्ट्रिंग को हम सिंगल करेक्टर कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही करेक्टर आएगा। और अगर मुझे एक से ज्यादा करेक्टर चाहिए, रेंज ऑफ करेक्टर चाहिए, तो उसका सिंटेक्स दूसरा है जिसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। सिंटेक्स टू गेट रेंज ऑफ करेक्टर्स, तो नोट्स के लिए अभी लिख देते हैं, बट पहले इसको अच्छे से और समझेंगे फिर यहाँ पर आएंगे। तो सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर, ब्रैकेट में इसका सिंबल लिख देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का। जब हम किसी स्ट्रिंग से रेंज ऑफ करेक्टर को निकालते हैं तो इसको एक और नाम से जाना जाता है। स्लाइसिंग, ये वाला जो सिंटैक्स है इसको स्लाइसिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये स्लाइसिंग के नाम से ज्यादा फेमस है। स्लाइस माने पीस, स्ट्रिंग का एक पीस निकालना। अब पहले हमें समझना पड़ेगा इंडेक्सिंग क्या है। जैसे आपने समझाई कि ऐसे ऐसे है, अगर किसी ने नहीं बनाया तो उसको बना दो। तो मैं इसको अलग से लिख ही देता हूँ हेडिंग डालकर, है ना, इंपॉर्टेंट हेडिंग। तो जो जो मैंने समझाया उसको बस लिख रहा हूँ वर्ड्स में।
वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई specific character of string using its index. For each character, an integer index is assigned. अब ये बना लो। पॉजिटिव इंडेक्स है, वो जीरो से स्टार्ट होता है, इंक्रीमेंटेड बाई वन, और ये लेफ्ट टू राइट हमारा चलता है। और नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट होता है -1 से और डिक्रीज होता है 1 से, और ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। पॉजिटिव इंडेक्स को ही डिफॉल्ट इंडेक्स कहा जाता है। अब कब हमें पॉजिटिव इंडेक्स से किसी करेक्टर को फैच करना चाहिए और कब हमें नेगेटिव इंडेक्स से फैच करना चाहिए? तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे स्प्रिंग ही नहीं पता क्या है, यूजर से रन टाइम पर मुझे एक स्ट्रिंग लेनी है और मुझे बताना है
उसमें आखिरी करेक्टर क्या है? बताओ, आखिरी करेक्टर तक कैसे पहुंचोगे स्ट्रिंग के? कोई भी स्ट्रिंग लिखी है, इसमें आखिरी करेक्टर मुझे चाहिए, कैसे निकालोगे? एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो अभी मैंने पढ़ाया कि स्ट्रिंग में एक इंडेक्स होता है, 0 से लेकर ऐसे जाता है n-1 तक जाएगा, और एक -1 से लेकर इधर तक आएगा, यानी कि -n तक आएगा। तो अगर आप ये सोचोगे कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें से -1 करेंगे, तो दिमाग को जोर बहुत पड़ गया। 10 में से 2 लोग समझ पाए, 8 लोगों को पता ही नहीं चला क्या हुआ। लेकिन अगर आप ये सोचो कि स्ट्रिंग का आखिरी करेक्टर मुझे निकालना है, तो आखिरी करेक्टर का इंडेक्स तो -1 होगा ही होगा। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यूजर से स्ट्रिंग जो भी आए उसका आखिरी करेक्टर -1 पे ही होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यूजर से जो स्ट्रिंग आई है उसका पहला करेक्टर चाहिए, कहाँ मिलेगा पहला करेक्टर? 0 पे मिलेगा। अब आप नेगेटिव के बारे में नहीं सोचोगे। मैंने आपसे कहा मुझे स्ट्रिंग का सेकंड लास्ट करेक्टर चाहिए, कहाँ मिलेगा? -2 पर। तो सोचना आसान हो गया, ब्रेन के अंदर प्रोसेस करना आसान हो गया। जिन लोगों को नेगेटिव इंडेक्स की फैसिलिटी नहीं दी गई है जावा में, सी में, उनके प्रोग्रामर सोच लेते हैं, क्योंकि वो प्रोग्रामर ही होते हैं। पाइथन इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हर कोई पाइथन पढ़ रहा है, भले वो प्रोग्रामर है या नहीं है। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी पाइथन में बहुत दी गई है, जहां पर आपका लैंग्वेज सी जावा में चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं और वही चीज पाइथन में थोड़ा आसान करके दे दी गई है। यही सोचते हो कि हर कोई प्रोग्रामर नहीं है, इतना शायद ना सोच पाए, है ना। बहरहाल आना आपको दोनों तरह से चाहिए। तो जनरल अगर बात करी जाए, तो किसी भी स्ट्रिंग के साथ अगर हम जा रहे हैं, जैसे मान लो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता हूँ। यूजर से मैंने स्ट्रिंग ली, मुझे भी नहीं पता अब यूजर क्या देने वाला है, कितनी छोटी कितनी बड़ी कुछ नहीं पता। अब मुझे बस इसका फर्स्ट करेक्टर निकालना है। फर्स्ट करेक्टर इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में s(0), लास्ट करेक्टर s(9). फर्स्ट करेक्टर है ना, लास्ट करेक्टर ए। फर्स्ट करेक्टर आ रहा है, लास्ट करेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से एक जनरल प्रैक्टिस रहती है। अदरवाइज आप अगर कहीं से भी जा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से आप जा सकते हो। ठीक है, चलो। अब बात आती है कि अगर मैंने स्ट्रिंग में कोई ऐसा इंडेक्स एक्सेस करा जो है ही नहीं, तो वहां पर क्या बन जाएगी हमारी? एरर बन जाएगी। क्या कहना चाहते हो, इससे पहले वाले प्रोग्राम में देखो, मैंने लिखा है यहाँ पर, मुझे प्रिंट कर दो एस स्ट्रिंग का 10th इंडेक्स करेक्टर। बताओ 10th इंडेक्स पर कौन सा करेक्टर है? ये 0 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो पॉजिटिव इंडेक्स 0 से 5 ही हो सकता है, इससे ज्यादा दोगे तो एरर ही आएगी। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो जब आप इंडेक्स यूज करें तो इसका भी ध्यान रखना है, ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एरर आपकी आ सकती है। अब बात आती है कि सर कोई ऐसा तरीका कि हम इंडेक्स किसी करेक्टर का पता भी कर पाए कि इस करेक्टर का ये इंडेक्स है। मान लो स्ट्रिंग छोटी है तो चलो आपको पता भी चल रहा है क्या है। मान लो स्ट्रिंग बहुत बड़ी है और उसमें से किसी करेक्टर का लाकर इंडेक्स मुझे देना है, तो कैसे? तो उसके लिए एक तरीका भी दिया है और उसका नाम है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या करता है, करके दिखाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा
नोएडा इन इंडिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसमें किसी करेक्टर का इंडेक्स चाहिए, तो मैं लिखा एस डॉट इंडेक्स। जिस करेक्टर का इंडेक्स निकालना चाहते हो उसका निकाल दो। मैंने कहा ओ का निकाल दो। इंटेंशनली पहले मैं ओ का निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि चीजें आसान रहे। तो सामने देखकर बताओ, ओ का इंडेक्स क्या है? 1 है। 0 और 1। तो जो इंडेक्स मेथड है, पहला जो रूल है इंडेक्स मेथड का काम करने का, वो ये कि ये पॉजिटिव इंडेक्स लाकर देता है, नेगेटिव इंडेक्स लाकर नहीं देता। नेगेटिव इंडेक्स सिर्फ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में चलता है, बाकी पूरी पाइथन में कहीं भी इंडेक्स का इस्तेमाल हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव वाला मानकर आप अपना चलेंगे। तो ये आप सोच सकते थे सर, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, -13 भी तो होगा। हमने कहा बिल्कुल -13 इंडेक्स भी ये होगा, बट इंडेक्स मेथड का रूल है कि ये आपको पॉजिटिव इंडेक्स लाकर देता है। ठीक है। अब जो भी इंडेक्स आया आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करके आगे के प्रोग्राम में यूज करना चाहें यूज कर। तो फिलहाल ये आया 1 कि भाई फर्स्ट इंडेक्स पर है। ठीक है, इसका मतलब बिहाइंड द सीन इंडेक्स होते हैं और पता करने के लिए इंडेक्स मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दूसरा रूल क्या है इसका, कि अगर आपने ऐसे करेक्टर का इंडेक्स मांगा जो कई बार आता है, कई बार आता है, हमने कहा चलो आई का ही बता दो। तो बताओ आई का इंडेक्स क्या क्या है? ये भी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी है, 7, 8, 9 भी है, 10, 11, 12 भी है। तो सर ये तो कई बार आ रहा है। तो अगर इंडेक्स मेथड से आप कहोगे ऐसे करेक्टर का इंडेक्स लाने के लिए जो कई बार आता है, तो फर्स्ट अकरेंस वाले का लाकर दे देगा। तो आई एस स्ट्रिंग में पहली बार किस इंडेक्स पर अकर हुआ है? 2 पर। 0, 1, 2, तो ये 2 लाकर आपको दे देगा। ठीक है। और इंडेक्स मेथड का एक फ्लेवर ये कहता है कि अगर आप किसी भी करेक्टर का इंडेक्स सर्च करना चाहते हैं और फर्स्ट अकरेंस कहां से मानेंगे, उसका आप अपना चेक पॉइंट लगाना चाहते हैं, मानो आपने लगा दिया 5। इसका मतलब है इस आई का फर्स्ट अकरेंस 5वें इंडेक्स से ढूंढना, उससे पहले ढूंढना ही मत। 0, 1, 2, 3, 4 ये भूल जाओ। अब यहां से ढूंढो 5 में से। तो 5वें इंडेक्स से पहली बार किस इंडेक्स पर आया? 6 पर। ये 6 ही तो ये वाला ही है ना, तो अभी आपको 6 ला कर देगा। ठीक है। तो इसका मतलब है फर्स्ट अकरेंस लाकर देगा। कहां से ढूंढे फर्स्ट अकरेंस? शुरू से 0 इंडेक्स से ढूंढो। और इसमें फर्स्ट अकरेंस ढूंढेगा कहां से? 5th इंडेक्स से स्टार्ट करता हुआ। 5th पे भी होता तो सेम आंसर आता, 5 ही आता। अब एक और हमारे पास फ्लेवर है जिसका नाम है आर इंडेक्स। आर इंडेक्स का काम है लास्ट अकरेंस, इस करेक्टर का सबसे आखिरी अकरेंस, मतलब सबसे राइट साइड में आई किस इंडेक्स पर कर हुआ है? बताओ किस पर हुआ है? नहीं, पॉजिटिव वाला ही आएगा। पॉजिटिव वाला बताओ, आई सबसे लास्ट में यहां पर आई है ना, तो ये कौन सा इंडेक्स होगा? ऐसे होगा शायद 12, 13 के आसपास कुछ होगा। तो इस तरह से इंडेक्स मेथड का हम ये यूज कर सकते हैं। और आखिरी वेरिएंट है इसका, अगर आपने ऐसे करेक्टर का इंडेक्स पूछ लिया जो है ही नहीं, चाहे वो इंडेक्स है चाहे आर इंडेक्स है, तो मना कर देंगे कि भाई सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो सिंगल करेक्टर को भी ऑफिशियली सब स्ट्रिंग कहा जाता है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? एरर। तो इस तरह से इंडेक्स मेथड हमारा कई वेरिएंट पे काम करता है, तो उसको लिख लेते हैं पहले। इट रिटर्न
इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस रिटर्न्स, और अच्छा लिखते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स, नेगेटिव वाला नहीं, इट रिटर्न्स पॉजिटिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ गिवन सब स्ट्रिंग। एरर इफ सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो मैंने ये इंडेक्सिंग के अंदर ही पढ़ा दिया, अदरवाइज ये 20 21 22 22 में ऑपरेशन हो गया। तो इंडेक्स एकदम क्लियर होना चाहिए। एक बार लिख लो, फिर दोबारा समझा देता हूँ।
चलो अब इन तीनों को एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए इस बार मेरी स्ट्रिंग है वेलकम टू पाइथन कोडिंग। एस डॉट इंडेक्स ऑफ ओ प्रिंट टाइप एस डॉट इंडेक्स ऑफ ओ एस डॉट आर इंडेक्स ऑफ ओ। बताओ आपकी आसानी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्पेस का भी सबका काउंट होता है। 18 19 20 21 22 23। अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया तो आप अपने आप देख लेना, मोटा मोटा ये मान लो। अब बताओ पहले वाले का आउटपुट क्या आएगा। हम्म। चलो तो अगर जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप बता दो, बाकी हम सही गलत देख लेंगे। बताओ। 15। ठीक है, इसका बताओ। 19। चलो तो अगर मैंने इंडेक्सिंग सही लिख दी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, इसका फर्स्ट अकरेंस स्टार्टिंग से ढूंढेगा। स्टार्टिंग से फर्स्ट अकरेंस ये मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट अकरेंस 10th पोजीशन से ढूंढेगा, ना कि स्टार्टिंग से ढूंढेगा। तो 10th से ढूंढेगा मतलब स्पेस के बाद से ढूंढेगा, तो स्पेस के बाद से पहली बार ओ यहाँ पर आया है जो कि 15 पर आया है। ठीक है। उसके बाद आर इंडेक्स सबसे लास्ट अकरेंस ढूंढेगा। सबसे लास्ट ओ की अकरेंस 19 पर आई है। ठीक है। आई गेस इंडेक्स के तीनों फ्लेवर समझ में आ गए होंगे कैसे हमारे ये काम करते हैं। ठीक है। अब बात आती है इस वाले कॉन्सेप्ट की, जो सेकंड सिंटैक्स था हमारा इसका, स्लाइसिंग जिसको हम कहते हैं, या रेंज ऑफ करेक्टर को कैसे गेट करेंगे, उसको एक बार समझने की बात आती है। तो उसको देखते हैं एक बार। सर जैसे इंग्लिश के कैरेक्टर्स हैं तो उनमें तो वन बाय वन होता है कैरेक्टर जिसमें इंडेक्सिंग होती है। और जैसे यूनिकोड है तो उसमें ऑल टाइप लैंग्वेजेस के लिए उसमें कैसे होता है। सेम, हर करेक्टर अलग अलग ब्लॉक में स्टोर होगा, और सेम उसमें भी होगा। हर करेक्टर का जैसे अगर कहीं पर लिखा है, मान लो आ और आ का डंडा, तो अगर इसका एक ही यूनिकोड है तो जीरो इंडेक्स पर होगा। और अगर आपने इसको दो यूनिकोड से लिखा है, पहले ये लिखा है फिर ये लिखा है, तो दो अलग अलग इंडेक्स हो गए। ये जीरो इंडेक्स पर हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स पर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप कैसे लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। चलो अब इस वाले पॉइंट को, स्लाइसिंग वाले को सही से समझते हैं, और इसका यूज काफी होना है। तो स्ट्रिंग मैंने आसान सी मान ली पाइथन, और इसको मेमोरी में ऐसे समझा दिया, पी वाई टी एच ओ एन, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 6। ठीक है। ऐसे करके हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो पहले मैं समझा देता हूँ फिर लिख दूंगा। तो अब अगर हम एक करेक्टर गेट ना करके रेंज ऑफ करेक्टर निकालना चाहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर कहाँ से निकालना चाहते हैं। हमने कहा 1 से, वाई से निकालो। उसके बाद कॉलन,
कहाँ तक निकालना चाहते, हमने कहा 5 तक निकालना है कॉलोन। अब उसके बाद यानी कि आप y से निकालोगे और n तक जाओगे, लेकिन ये बताओ y से लेके n तक जाने में बीच में कितने कितने का कदम, कितने कितने का स्टेप लोगे। जैसे अगर आप 2 के स्टेप लोगे तो y के बाद h पे जाओगे और h के बाद on पे जाओगे, और एक एक के कदम लोगे तो y के बाद पहले t पे जाओगे, t के बाद h पे जाओगे, h के बाद o पे जाओगे, तब पहुंचोगे n पर। ठीक है, तो अब हमने कहा एक एक के कदम ले लो, तो कॉलन लगा के, तो जैसे रेंज फंक्शन मैंने पढ़ाया था 3 दिन पहले, लगभग वही है, बस यहाँ पर कॉलन यूज होते हैं कॉमा की जगह। ठीक है, तो ये हमारा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर अगर कॉलन के साथ यूज करा जाए तो उसको स्लाइसिंग कहते हैं, और अगर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में कॉलन नहीं है तो डेट मीन्स आपको एक ही करेक्टर मिल सकता है, रेंज ऑफ करेक्टर नहीं मिलेंगे, मतलब स्लाइसिंग का वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इससे जो मुझे स्ट्रिंग मिलेगी, सब स्ट्रिंग मिलेगी, मैं चाहूं तो उसे एक वेरिएबल में स्टोर करूं और चाहूं तो सीधा मैं प्रिंट करूं, तो सीधा मैं प्रिंट कर देता हूं। ठीक है, तो अब रेंज फंक्शन का रूल थोड़ा सा अगर रिकॉल करें तो कौन इंक्लूसिव कौन एक्सक्लूसिव होता था, मतलब स्टार्ट इंक्लूसिव होता था और जो स्टॉप होता था वो एक्सक्लूसिव होता था, मतलब वाई टी एच ओ तक आएगा, एन हमारा नहीं आएगा। जैसे रेंज फंक्शन में एंड एक्सक्लूसिव होता है, रेंज की तरह स्लाइसिंग में भी जो एंड होता है वो एक्सक्लूसिव ही होता है, वाई टी एच। ठीक है, अब देखते हैं 1:5:2, बताओ क्या आएगा। वाई और एच, क्योंकि एन तो आ नहीं सकता क्योंकि वो स्टॉप है और स्टॉप एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, अब क्या है, तो वाई टी एच ओ, वाई एच। अब स्लाइसिंग में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज करे जा सकते हैं। जैसे जहां पर मैं वन लिख रहा हूं, वन के इक्विवेलेंट दूसरा इंडेक्स क्या है, -5, तो मैं -5 भी लिख सकता, -5:5 मतलब -5 से लेकर कहां तक जाना है, 5 तक जाना है। तो जब आप इधर जा रहे हो तो चाहे तो 1 से लेकर 5 तक जाओ, चाहे 1 की जगह -5 से लेकर 5 तक जाओ, एक ही बात है, या 1 से लेके -1 तक जाओ तो भी एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से जहां पर पॉजिटिव इंडेक्स आप लिख रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो नेगेटिव इंडेक्स है उसको भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये और ये दोनों कैसे हैं, सेम, और रिजल्ट इनका सेम ही आएगा। तो सोचो फिर एक और, अगर मुझे सेम लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, -5 और स्टॉप में 5 की जगह पर मैं चाहूं तो क्या लगा सकता हूँ, -1, क्योंकि जहां 5 है उसी का इंडेक्स कौन भी है, -1 भी है, तो सेम बात हो गई। ठीक है, अब पिक्चर को उल्टा कर देते हैं। सर मुझे एन से लेकर वाई तक चाहिए, NOHTY ये चाहिए, तो याद करो क्या सिंटैक्स होता था वहां पर, कहां से स्टार्ट करना है, हमने कहा 5 से, चाहे -1 ले लो चाहे 5 ले लो एक ही बात है, कॉलन। कहां तक जाओगे, हमने कहा 1 तक। जब आप रिवर्स स्लाइसिंग करते हो तो आपका स्टेप नेगेटिव होना चाहिए, -1। तो इसका मतलब है स्टेप अगर नेगेटिव है तो जो स्लाइसिंग होगी वो रिवर्स डायरेक्शन में होगी, जहां से शुरू कर रहे हो वहां से आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब 5 to 1 एक एक का स्टेप है रिवर्स डायरेक्शन में, माइनस का मतलब रिवर्स डायरेक्शन में कितना कितना, एक एक का स्टेप।
बताओ क्या आंसर आएगा इसका। NOHT NOH, और उसके बाद टी, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स तो एक्सक्लूसिव है, क्योंकि ये स्टॉप हो गया इस बार, तो ये तो आएगा नहीं हमारा, तो ये आना चाहिए NOH। चलो अब बताओ जरा। कहाँ से शुरू करना है? -1 से, यानी कि n से शुरू करना है। और किधर जाना है? लेफ्ट की तरफ रिवर्स जाना है। कितना स्टेप लेके? 2 स्टेप लेके। तो n के बाद कहाँ जाएंगे? h के बाद। h के बाद फिर कहाँ जाएंगे? y पे जाएंगे। लेकिन कहाँ तक जाना है आपको? फर्स्ट तक जाना है। तो अगर मैं यहाँ पर n के बाद से h पे जाऊं, 2 का स्टेप क्यों लिया? क्योंकि स्टेप यहाँ पर 2 के लेने माइनस के। फिर h के बाद जाऊंगा मैं यहाँ पर y पे, और y जिस जगह पर है वो मेरा स्टॉप इंडेक्स है, और स्टॉप इंडेक्स कैसा होता है? एक्सक्लूसिव। तो इसका लो, इसका आंसर सिर्फ कितना आना चाहिए? NH। y नहीं आएगा, n और h। ठीक है, और देखो अभी। बताओ। CYTH, यानी कि -6 से स्टार्ट करना है, यानी P से। और स्टेप देखकर पता चल गया कि फॉरवर्ड जाना है। स्टेप पॉजिटिव है तो आगे जाना है, स्टेप नेगेटिव है तो जहां से शुरू करा है वहां से पीछे जाना है। ठीक है। अब बताओ। HTY शुरू करेंगे एच से, क्योंकि थर्ड से शुरू करेंगे एच से। फिर माइनस स्टेप है तो पीछे की तरफ जाएंगे, -6 तक जाएंगे। तो HTY, अब -6 तो स्टॉप है, तो वो एक्सक्लूसिव होगा, तो वहां तक तो जाना ही नहीं है हमारे। आएगा, कोई भी आपने पहले इतना समझ लिया, इतना एक बार लिख लेते हैं। तो इसको अलग ही हेडिंग डाल देते हैं, स्लाइसिंग करके। तो एक बार सिंटैक्स ऑलरेडी लिख चुके हैं आप, दोबारा मैं बस नोट्स की वजह से लिख रहा हूँ ताकि याद रहे हमें। अब इसकी डिटेल लिख दूंगा। स्टार्ट इंडेक्स इंक्रीज, ऊपर नहीं लिखा था, यहाँ लिखा है।
कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, जो लिखा है उसको मैं ग्राफिक्स से समझाने की कोशिश करता हूँ। कई बार ग्राफिक्स जल्दी समझ में आती है ब्रेन को। कुछ भी नया नहीं है, जो लिखा है उसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझाया है। चलो अब एक बार फिर से देखो, तो अब आपका आंसर भी मिलेगा। मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, 2:4, मैंने स्टेप लिखा ही नहीं। जब मैं स्टेप नहीं लिखूंगा तो डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 1। बताओ उसके हिसाब से इस स्लाइसिंग का क्या आउटपुट आना चाहिए। TH। ठीक है, अब पाइथन ने हमसे कहा कि अगर आपको स्टेप डिफॉल्ट वाला ही चाहिए तो आप एक काम करो, दूसरा वाला कॉलन उसको भी स्किप कर सकते हो। तो लाइन नंबर 10 और 11 दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर आपको स्टेप नहीं चाहिए तो आपको दूसरे कॉलम को लगाने की भी नीड नहीं है, क्योंकि इसका मतलब भी यही है कि डिफॉल्ट स्टेप बनाएगा, सेम आंसर आएगा। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा क्लैरिटी के साथ ग्राफिक्स बनाई है, ताकि मैं आपको जो यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ उसको समझा पाऊँ। जब आप स्टार्ट इंडेक्स नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू होती है। अगर आप अपना रेंज फंक्शन का एक्सपीरियंस याद करो तो स्टार्ट ना देने पर रेंज फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता था, 0 से स्टार्ट होता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, अगर स्टेप पॉजिटिव है तो 0 से स्टार्ट होगा, और स्टेप अगर नेगेटिव है तो -1 से स्टार्ट होगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टार्ट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ स्टेप। इफ स्टेप साइन इज पॉजिटिव, नो मैटर वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो स्टार्ट विल बी 0। और अगर आपका स्टेप का साइन नेगेटिव है देन स्टार्ट विल बी -1। चाहे ये -2 हो, चाहे -3 हो, चाहे -4 हो, स्टार्ट हमेशा -1 ही होगा। तो उस रूल के हिसाब से जरा मुझे इन दोनों के आंसर बताओ। पहले वाले का आंसर क्या आएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे और एक्सक्लूसिव 2 तक जाएंगे। शुरू इसमें कहां से करेंगे, -1 से, और कहां तक जाएंगे, 2 एक्सक्लूसिव तक जाएंगे। तो क्या आंसर आना चाहिए, NOH। ठीक है, तो इसका मतलब स्लाइसिंग में स्टार्ट ना मिलने पर हमेशा 0 नहीं होता, डिपेंड करता है स्टेप के साइन के ऊपर। तो स्टेप का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइसिंग को सही से समझने के लिए, है ना। अब इस बात को मैं लिख रहा हूं, डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, 0। इफ स्टेप इज पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव उससे मतलब ही नहीं, -1। इफ स्टेप इज नेगेटिव।
बताओ, इसमें मैंने स्टॉप नहीं दिया। अब रेंज फंक्शन से अलग है पिक्चर। रेंज फंक्शन में स्टॉप तो देना ही पड़ता था, यहाँ पर स्टॉप भी नहीं दोगे तो भी डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर होती है। अब वो डिफॉल्ट वैल्यू बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि उस डिफॉल्ट वैल्यू को एक न्यूमेरिक से याद रख पाना मुश्किल है। डिफॉल्ट एंड को एक ट्रिक के अकॉर्डिंग याद किया जाता है। वो ट्रिक है कि अगर, ध्यान से सोचो, जब आप स्टॉप में 5 लिख रहे थे, 5 लिख रहे थे, तो क्या 5 इंडेक्स पर जो करेक्टर है, क्या वो स्लाइसिंग का हिस्सा बनेगा? नहीं, क्योंकि एक्सक्लूसिव है। तो क्वेश्चन आता है कि फिर लास्ट करेक्टर को स्लाइसिंग का हिस्सा कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो लास्ट करेक्टर ही लिख सकता हूँ, लास्ट इंडेक्स। अब वो तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा, तो वो तो कभी आएगा ही नहीं। तो यहां आंसर आता है एंड को खाली छोड़ दो, स्टॉप को खाली छोड़ दो। जब आप स्टॉप कुछ नहीं लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली स्लाइसिंग लास्ट करेक्टर तक होती है, और लास्ट करेक्टर भी उसमें शामिल होगा। अब बात आती है कि सर अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है तो बोलेगा लास्ट ये है, और कोई यहाँ पे खड़ा है तो बोलेगा लास्ट ये है। तो अब जब आप ये कहते हैं कि स्टॉप की डिफॉल्ट वैल्यू स्लाइसिंग लास्ट करेक्टर तक मानी जाती है, तो वो लास्ट करेक्टर कौन सा वाला? तो अब आता है स्टेप का रोल। स्टेप अगर पॉजिटिव है तो स्लाइसिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन के लास्ट करेक्टर तक होगी, और स्टेप अगर नेगेटिव है तो स्लाइसिंग रिवर्स डायरेक्शन के लास्ट करेक्टर तक होगी। तो इस हिसाब से बताओ फिर, इस वाली स्लाइसिंग का आउटपुट क्या आना चाहिए? THON। और इस वाली का आउटपुट क्या आना चाहिए? शुरू कहां से करोगे? कहां से शुरू हो रहा है ये? शुरू तो टू से ही हो रहा है, एंड लास्ट करेक्टर तक होगा रिवर्स डायरेक्शन में, तो शुरू तो टू से होगा, यानी टी से ही होगा। TYP, TYP। शुरू तो सेकंड से ही कर दोगे, एन से क्यों कर रहे हो शुरू? ठीक है, यानी कि स्टॉप की डिफॉल्ट वैल्यू इन न्यूमेरिक साइन नहीं है, तो आप कैसे यहां पर लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं इंक्लूसिव ऑफ लास्ट करेक्टर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ step is positive, inclusive of last character in reverse direction if step is negative। बताओ इसका आंसर, लास्ट वाले का, कॉलॉन कॉलॉन -1। तो पहले ये देखो कि मैंने स्टार्ट नहीं दिया, तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? मैंने स्टॉप भी नहीं दिया, तो स्टॉप की डिफॉल्ट वैल्यू सोचो क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बताओ। स्टार्ट करेंगे -1 से, क्योंकि स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू -1 हो जाएगी, और एंड नहीं है तो लास्ट तक जाएगा, इंक्लूसिव लास्ट करेक्टर, तो NOHTYP सारे आएंगे। ठीक है, NOHTYP। तो ये स्लाइसिंग आंखों में बसा लो, कॉलन कॉलन -1 10 में 4 बार यूज होती है डे टू डे प्रोग्रामिंग में, रिवर्स स्ट्रिंग करने की, किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, और लाइब्रेरी का कोई फंक्शन यूज नहीं करना है, तो कॉलन कॉलन -1 की स्लाइसिंग होती है, रिवर्स स्ट्रिंग आ जाती है। ठीक है, अब
इसको बताओ, ये दो तीन है, बड़ा फेमस है, बहुत यूज होती है। 1:-1, ध्यान से। यहाँ पर दो कॉलम थे, यहाँ पर कॉलम एक ही है। तो जब कॉलम एक ही है और जो कॉलम नहीं है उसके बाद वाले हिस्से को क्या मानना है? हाँ, स्टेप। लास्ट वाला कॉलम के बाद स्टेप आता है, पहले वाले कॉलम से पहले स्टार्ट है, उसके बाद वाला स्टॉप है, और दूसरा कॉलम अगर आता तो उसके आगे वाला क्या होता हमारा? स्टेप होता। ठीक है, तो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, YTHO। शुरू करेंगे 1 से और एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्टेप पॉजिटिव है, लिखा नहीं है तो पॉजिटिव माना जाएगा। YTHO। और अगर आपने स्टॉप लिख दिया है तो जो लिखा है वो एक्सक्लूसिव ही होता है। ठीक है, तो YTH। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? मुझे पहला और आखिरी करेक्टर छोड़कर बीच के सारे करेक्टर चाहिए। किसी स्ट्रिंग के बीच के सारे करेक्टर चाहिए, पहला नहीं चाहिए, आखिरी नहीं चाहिए। तो स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट में 1:-1। तो ये दो स्लाइसिंग बहुत यूज होती हैं डे टू डे प्रोग्रामिंग में। समझ में आ गई कि क्या है, और क्विकली रेस्पॉन्स करने के लिए हम इनको याद भी कर सकते हैं। ::-1 रिवर्स स्ट्रिंग हो गई, 1:-1 बीच के सारे करेक्टर पहला और आखिरी छोड़कर। अब आपके वाले क्वेश्चन का आंसर जो आपने पूछा था। सबसे पहले स्टेप को देखना है। स्टेप से आपको अंदाजा लगेगा कि फॉरवर्ड स्लाइसिंग करनी है कि रिवर्स स्लाइसिंग करनी है। तो स्टेप देख के क्या लगा अंदाजा? रिवर्स। अब ये देखो, रिवर्स करनी है तो कहां से शुरू करनी है? 1 से। यानी कि शुरू कहां से करनी है? 22 से, है ना? यही तो है 1 पे हमारा, यहां से शुरू करनी है और इधर जाना है। अब इधर जाना है तो एक एक कदम पीछे चलो। 22 से P आ गए तो कहां तक चले एक एक कदम पीछे? 4 इंडेक्स पर। अब ये बताओ, इधर जाने पर क्या 4 इंडेक्स मिलेगा आपको? वो तो सर इधर रह गया, 4 इंडेक्स तो ये रहा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका जो स्टेप है वो जिस स्लाइसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टार्ट और स्टॉप नहीं है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिजल्ट बनकर हमारा एरर नहीं आएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर आपका स्टेप जो भी है, एक बार और मैंने इसको प्लस करा, शुरू करा 4 से, खत्म करना 1 पे। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप फॉरवर्ड स्लाइसिंग की बात हो रही है। फॉरवर्ड स्लाइसिंग कहां से शुरू करोगे आप? 4 से। 4 से शुरू करके आगे बढ़ेंगे तो 4, 5, 6 ऐसे जाएंगे। लेकिन हमें कहां तक जाना है? 1 तक। 1 तो सर उधर मिलेगी नहीं, फॉरवर्ड 1 तो पीछे रह गया। तो फिर से क्या आंसर आएगा? एम्प्टी। तो अगर स्लाइसिंग स्टार्ट और स्टॉप के अकॉर्डिंग स्टेप नहीं है, अपोजिट है स्टेप, तो एम्प्टी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग होती है। लास्ट चैप्टर खत्म, क्लास भी खत्म। बताओ क्या आंसर आएगा? स्लाइस का स्टेप 0 नहीं होना चाहिए। स्लाइस स्टेप कैन नॉट बी। चलो फिलहाल आज इतना ही। मंडे को लूप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मंडे को और भी स्लाइसिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट इतना ही है, लेकिन आएगा भी अभी भी नहीं आपको, है ना? आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। अपने आप अपने घर पे एक स्ट्रिंग मान लेना, अपना नाम, जो भी आपका पूरा नाम है, फिर अलग अलग स्लाइसिंग कर करके देखना, है ना? तब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी इस पर।